आज का जो लेक्चर है यहां से हम मॉडर्न सेंट्रल डोग्मा कह दीजिए या सेंट्रल डोग्मा कह दीजिए, उसको डिटेल में पढ़ना शुरू कर देते हैं। यानी पहले हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन के बारे में। तो यहां से आज हम शुरुआत करने वाले डीएनए रेप्लिकेशन की, यानी हमारी बॉडी में, हमारी सेल में जो डीएनए प्रेजेंट है, उस डीएनए से नया डीएनए कैसे बनेगा। ठीक है, ये बात तो हम समझ लेते हैं कि सेल डिवीजन में भी हम ये पढ़ लेते हैं कि डीएनए का रेप्लिकेशन एस फेज में हो जाता है, और जैसे ही रेप्लिकेशन होगा डीएनए का अमाउंट जस्ट डबल हो जाता है। ये बात ठीक भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है, और हम लोग सहमत भी है इससे। लेकिन हमको ये तो पता होना चाहिए ना कि डीएनए का अगर फॉर्मेशन किया गया है, अगर डीएनए बनाया गया है, तो कैसे बना, कौन कौन से एंजाइम उसमें इन्वॉल्व हुए, कौन कौन सी प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व हुई, डीएनए में क्या क्या मॉडिफिकेशंस हुए, तब जाकर के नया डीएनए बना। सेल के अंदर कौन सी लोकेशन पे डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, किस मेथड से रेप्लिकेट किया, वो सारी की सारी कहानी आज हम यहां डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का अमेजिंग सेशन। और ये जो यहां पर ऑसम सेशन जो आज का शुरुआत कर रहे हैं वो है डीएनए रेप्लिकेशन का। तो सबसे पहली पॉइंट हम डिस्कस ये करें कि डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है, ये रेप्लिकेशन की लोकेशन क्या रहेगी। लोकेशन मतलब सेल में होगा तो सेल में किस लोकेशन पे रहेगा। तो इसके लिए भी हमने दो पार्ट में डिस्कशन करना शुरू किया, क्या कि एक तो प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल। अब दोनों को अलग अलग क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है प्रोकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है इसीलिए उसका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म है वो आपस में मिक्सर हो जाता है उसमें, ठीक है। लेकिन यूकैरियोट्स में क्या होगा, यूकैरियोट्स के अंदर तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म अलग है और साइटोप्लाज्म अलग है, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं दोनों, ठीक है। तो यहां पर हम बात करें कि डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोटिक सेल में कहां होने वाला है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में कहां होगा बताइए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो है नहीं, इसका मतलब पूरी की पूरी चीजें कहां होगी, साइटोप्लाज्म में। तो इसका मतलब प्रोकैरियोट्स में कहां होता है, इन साइटोप्लाज्म। तो प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए रेप्लिकेशन साइटोप्लाज्म में हो जाएगा, ठीक है। वही अगर मैं बात करूं यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोटिक में तो क्या होगा, डीएनए प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में क्रोमेटिन की फॉर्म में या क्रोमोसोम की फॉर्म में। पता है अपने को, क्रोमेटिन या क्रोमोसोम की फॉर्म में प्रेजेंट होता है डीएनए, न्यूक्लियस के अंदर होता है और न्यूक्लियस के बाहर होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इसका मतलब है डीएनए का जो रेप्लिकेशन होगा वो कहां होगा, वो होगा इन न्यूक्लियस, ठीक है। तो दोनों में देखिए आपकी पोजीशन कह दो, ठीक है, या कह दीजिए लोकेशन, दोनों में अलग अलग है। प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस के अंदर होता है या न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है, ठीक। फिर सेकंड मेथड आता है, मतलब सेकंड जो आपका पॉइंट है वही आता है कि रेप्लिकेशन जब होगा तो जिस मेथड से रेप्लिकेशन होता है उस मेथड का नाम क्या है। तो देखिए अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग मेथड बताए थे पहले, तो शुरुआत में तो ठीक है, कोई साइंटिस्ट है उसने कुछ मेथड बताया, किसी दूसरे साइंटिस्ट ने कोई दूसरा मेथड बता दिया, किसी तीसरे ने तीसरा मेथड बता दिया, लेकिन लास्ट में जाकर के वॉटसन और क्रिक जो है उन्होंने एक मेथड बताया था और वही मेथड जो है वो सबसे ज्यादा एप्लीकेबल माना गया। बहुत सारे मेथड बताए गए थे लेकिन सबसे ज्यादा एप्लीकेबल या जो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक मेथड जो माना गया रेप्लिकेशन का वो किसने बताया, वॉटसन और क्रिक ने। और वो मेथड का नाम क्या था तो वो हम बात करते हैं। तो मेथड का नाम क्या होगा, तो यहां लिखें अकॉर्डिंग टू वॉटसन एंड क्रिक। देखिए यहां वापस से दोनों साथ में आ गए, सिर्फ सेंट्रल डोग्मा ही एक ऐसा है जहां अकेला क्रिक आता है, बाकी वॉटसन क्रिक आपको हर जगह साथ में मिलेंगे, ठीक है। सिर्फ सेंट्रल डोग्मा में क्रिक आता है, वॉटसन नहीं आता, ये ध्यान रखना। तो यहां पर वॉटसन क्रिक के अकॉर्डिंग मेथड का नाम क्या है, वो होगा बच्चों सेमी कंजर्वेटिव मेथड। अब सर ये सेमी कंजर्वेटिव मेथड होता क्या है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं अपन, थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं इसके बारे में। क्या है सर ये पता नहीं चला, सेमी कंजर्वेटिव मेथड किसको कह रहे हो आप। तो पहले तो ये समझो कि ये जो है इसमें मान लेते हैं अपने पास ये डीएनए है, ठीक है। ये समझिए बहुत साधारण भाषा में, सरल भाषा में बता रहा हूं, ये डीएनए का मॉलिक्यूल हमारे पास है और आप लोग सब ये जानते हो कि हमारी बॉडी में डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, 2 स्ट्रैंड वाला होता है। तो इस डीएनए में 2 स्ट्रैंड है, एक ये ए स्ट्रैंड, एक ये बी स्ट्रैंड, 2 स्ट्रैंड हो गए। अब ये जो दोनों स्ट्रैंड है
इससे मुझे यानी इस डीएनए से मुझे 2 नए डीएनए बनाने, यानी डबल करना है इसका। अब डीएनए कैसे बनाऊंगा? तो वॉटसन और क्रिक ने क्या कहा? वॉटसन क्रिक ने कहा कि जब इस डीएनए से हम नया डीएनए बनाएंगे, इस डीएनए से नया डीएनए बनाएंगे, तो होगा क्या? होगा ये कि ये वाला स्ट्रैंड अलग हो जाएगा, ये वाला स्ट्रैंड अलग हो जाएगा, दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे। दोनों स्ट्रैंड अलग होने का मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे और हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते दोनों स्ट्रैंड अलग अलग। तो दोनों स्ट्रैंड अगर अलग अलग हो गए तो देखो, एक स्ट्रैंड ये ए वाला आ गया, ये स्ट्रैंड आ गया बी वाला, दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हुए कि नहीं हुए? ये हो गए साहब दोनों स्ट्रैंड अलग। अब दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए तो ये तो सिंगल स्ट्रैंड बन गए। हमको तो डीएनए कैसा चाहिए? डबल स्ट्रैंडेड। तो अब क्या होगा? अब यहां पर इनके सामने एक एक स्ट्रैंड नए बन जाएंगे। ये लो, एक एक स्ट्रैंड क्या बन गए? नए। और जैसे ही एक एक स्ट्रैंड नए बने तो ये पूरा एक डीएनए बन गया, ये पूरा एक डीएनए बन गया। 2 डीएनए बन गए कि नहीं बन गए? सर बन तो गए, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज देख रहे हो आप क्या? वो ये कि ये जो नया डीएनए बना है ये वाला, और ये वाला जो नया डीएनए बना है, दोनों में 2-2 स्ट्रैंड है, दोनों में 2-2 स्ट्रैंड है। लेकिन दोनों में आप देखोगे ध्यान से तो दोनों में, दोनों स्ट्रैंड में से एक एक स्ट्रैंड तो आया है पुराना। ये वाला देखो, ये वाला स्ट्रैंड इधर आ गया ए, और ये बी वाला स्ट्रैंड इसमें आ गया यहां पर। तो दोनों में एक एक स्ट्रैंड तो पुराना आया और एक एक स्ट्रैंड नया बना। एक स्ट्रैंड तो आया नया, एक स्ट्रैंड आया पुराना। तो बताओ कंजर्वेशन कितना हुआ? पुराने वाले स्ट्रैंड कितने आए? 2 में से एक की तो स्ट्रैंड पुराना आया है ना, तो कंजर्वेशन कितना हुआ? 50%। सर 50% कैसे हो गया? अरे भाई 2 स्ट्रैंड है यहां पर, तो 2 में से एक स्ट्रैंड, ये वाला कलर देख लो, ऑरेंज कलर वाला जो स्ट्रैंड है वो तो पुराने वाला ही आया है ना, और व्हाइट वाला नया बना। इसमें भी देखोगे तो ऑरेंज कलर वाला तो नया है, पुराने वाला आया, और व्हाइट वाला नया बना। यानी हर डीएनए में एक स्ट्रैंड तो हमेशा पुराने वाला ही आ जाता है और एक स्ट्रैंड नया बनता है। इसीलिए हम कहते हैं ये होता है सेमी कंजर्वेटिव। सेमी का मतलब क्या होता है? सेमी कह दो या हेमी कह दो, बात एक ही होता है। सेमी और हेमी का मतलब होता है हाफ, आधा, और कंजर्वेशन यानी संरक्षण करना। तो आधा जो है वो कंजर्वेशन हुआ पुराने वाले का, इसलिए इसको कहा गया सेमी कंजर्वेटिव मेथड। और ये किसने बताया? ये वॉटसन क्रिक ने बताया था। लेकिन 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 उससे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज क्या, कि ये जो सेमी कंजर्वेटिव मेथड है रेप्लिकेशन का, इस मेथड से रेप्लिकेशन होता है, ये बात ठीक है। इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया? एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया? ये बता तो दिया किसने? ये बताया तो था वॉटसन क्रिक ने, लेकिन इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किसने किया? तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो है इसका वो किसने दिया? तो ये आ जाएगा आपके बाई मिजेल्सन एंड मिजेल्सन। 2 साइंटिस्ट थे, एक तो मिजेल्सन था और एक स्टॉल। ठीक है, तो मिजेल्सन एंड स्टॉल्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं कि ये मिजेल्सन और स्टॉल जो है, इन दोनों साइंटिस्टों ने ये इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर दिया था। बेटा ये ध्यान रखना, अगर पूछे सेमी कंजर्वेटिव मेथड वाज प्रपोज्ड बाय, तो आंसर होगा वॉटसन एंड क्रिक। बट अगर पूछा जाए सेमी कंजर्वेटिव मेथड एक्सपेरिमेंटली प्रूफ बाय, तो आ जाएगा मिजेल्सन एंड स्टॉल। अब इन्होंने क्या किया? मिजेल्सन और स्टॉल जो है, इन्होंने क्या किया? बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया? इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में नाइट्रोजन का हेवी आइसोटोप यूज किया। हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, और वो क्या होता है? N15 होता है, यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट। ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, कि जो हैवी आइसोटोप होता है नाइट्रोजन का N15, वो एक्सपेरिमेंट में यूज किया गया है। एक्सपेरिमेंट में वो यूज हुआ है बेटा। बहुत सारे लोग इसमें गलतफहमी में रह जाते हैं कि N15 जो है वो नाइट्रोजन का रेडियो एक्टिव होगा। रेडियो एक्टिव नहीं है, फिर कह रहा हूं रेडियो एक्टिव नहीं है। ये क्या है? ये नाइट्रोजन का हेवी आइसोटोप है, यानी
ज्यादा डेंसिटी वाला है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। नॉर्मल आइसोटोप कौन सा होता है? नॉर्मली नाइट्रोजन क्या होता है? N14 होता है, N14 होता है, ये N15 है, यानी इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा इसका, ठीक है। तो N15 जो है या हैवी आइसोटोप यूज किया, रेडियो एक्टिव यूज नहीं हुआ था, ठीक है। बैक्टीरिया कौन सा यूज हुआ एक्सपेरिमेंट में? तो बैक्टीरिया जो यूज हुआ था बेटा, वो यूज हुआ था ई कोलाई बैक्टीरिया यूज हुआ, ठीक है। और आपको पता है ई कोलाई जो होता है इसका डिवीजन टाइम कह दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आप, इसका डिवीजन टाइम कह दो आप, या जनरेशन टाइम, डिवीजन टाइम या जनरेशन टाइम कितना होता है बेटा? तो ये होता है सर 20 मिनट, यानी हर 20 मिनट के बाद में ई कोलाई बैक्टीरिया क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा हर 20 मिनट में। पहले मेरे पास शुरुआत में एक ई कोलाई था, अगले 20 मिनट के बाद में ई कोलाई जो है वो डिवाइड होकर 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, उससे अगले 20 मिनट के बाद में वो 2 जो बैक्टीरिया है वो डिवाइड होंगे और 40 में आपके 4 में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी हर 20 मिनट के बाद में ई कोलाई बैक्टीरिया जो है वो डिवाइड होता रहता है। इसको डिवीजन टाइम कह दो या जनरेशन टाइम जो होता है ई कोलाई का वो 20 मिनट माना जाता है। अब इसके एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया वो समझना, कैसे एक्सपेरिमेंट हुआ वो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। पहले आप ये समझो, ये कॉन्सेप्ट समझो कि जैसे हमारे पास ई कोलाई है, पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट, पहले रफली बता रहा हूं मैं, ठीक है, थोड़ा रफली बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, फिर हम फेयर में लिखेंगे इसको, ठीक है। ई कोलाई बैक्टीरिया है मतलब है सर प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है सर। और प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है उसमें बेटा डीएनए जो होता है वो हमेशा मिलता है जीनोफोर की फॉर्म में, ये तो आप सब लोग जानते हो, जीनोफोर की फॉर्म में डीएनए मिलता है प्रोकैरियोट्स में, ठीक है सर। और बेटा हर प्रोकैरियोटिक सेल में कितना जीनोफोर होता है? हर प्रोकैरियोटिक सेल में, हर बैक्टीरिया में एक जीनोफोर एक ही सेल में होगा, तो जीनोफोर का नंबर कितना हो गया? 1 जीनोफोर पर सेल जो है वो प्रेजेंट होता है। ये लो जी, एक सेल में एक ही जीनोफोर प्रेजेंट होगा, एक सेल में, एक बैक्टीरिया में, एक ई कोलाई में एक ही जीनोफोर होगा, और एक ही जीनोफोर है मतलब एक ही डीएनए का मॉलिक्यूल होगा ना पूरा का पूरा। यस सर। हमारी सेल में बात करें तो भाई साहब हमारी सेल में क्रोमोसोम्स की फॉर्म में डीएनए होता है, और वो स्पीसीज टू स्पीसीज अलग अलग होते हैं, जैसे ह्यूमन में 46 है, ठीक है, दूसरी स्पीसीज में और होंगे, अलग होंगे। लेकिन बैक्टीरिया की बात करें तो पूरी सेल में एक बैक्टीरिया में एक ही जीनोफोर यानी एक ही डीएनए है, ठीक है। अब ये ई कोलाई है, तो इस ई कोलाई में डीएनए होगा तो कितना मॉलिक्यूल? एक मॉलिक्यूल। इस ई कोलाई में एक ही मॉलिक्यूल होगा डीएनए का, क्यों? क्योंकि ई कोलाई में या बैक्टीरिया में एक ही जीनोफोर होता है एक सेल में, तो एक डीएनए का मॉलिक्यूल है। अब बेटा ये जो डीएनए है, इसी डीएनए को मैं इधर बना रहा हूं, देखो ये डीएनए का मॉलिक्यूल इधर, तो इस डीएनए के मॉलिक्यूल में 2 स्ट्रैंड है, एक तो ए और एक बी, ठीक है। अब ये बताओ ए वाला जो स्ट्रैंड है इसके ऊपर नाइट्रोजन बेस होंगे क्या लगे हुए? हाँ सर, ए वाले स्ट्रैंड पे नाइट्रोजन बेस लगे हुए, और सर बी वाले स्ट्रैंड पे भी नाइट्रोजन बेस लगे होते हैं, बिल्कुल लगे होते हैं जी। तो ए स्ट्रैंड पे भी नाइट्रोजन बेस, बी वाले पे भी नाइट्रोजन बेस लगे हुए, ठीक है। अब ये बताना है कि ए वाले स्ट्रैंड पे जो नाइट्रोजन बेस लगे हुए हैं तो इनमें नाइट्रोजन होगा, तो कौन सा नाइट्रोजन होगा? तो नॉर्मल सिचुएशन में इसमें N14 वाले नाइट्रोजन लगे होते हैं, क्योंकि नॉर्मल नाइट्रोजन है ना, तो N14 का नाइट्रोजन लगा हुआ होगा। ये कंडीशन है इसकी, तो मैं इसके स्ट्रैंड को N14 लिख दूं क्या? इस वाले को भी N14 लिख दूं, कोई दिक्कत थोड़ी ना। बताओ समझ में आई क्या कहानी क्या है? वापस बोल रहा हूं, सुनो। ये एक ई कोलाई है हमारे पास, ये जो एक ई कोलाई है इसमें एक डीएनए का मॉलिक्यूल है, इस एक डीएनए के मॉलिक्यूल में 2 स्ट्रैंड होते हैं, दोनों स्ट्रैंड के ऊपर नाइट्रोजन लगे हुए होते हैं, नाइट्रोजन बेस लगे होते हैं। तो जो नाइट्रोजन बेस में नाइट्रोजन है वो कौन सा है? N14 यानी नॉर्मल वाला नाइट्रोजन लगा हुआ है। तो इस वाले स्ट्रैंड पे भी नॉर्मल नाइट्रोजन है सारे, और इस वाले पे भी नॉर्मल नाइट्रोजन सारे लगे हुए। तो मैं इसी को N14 कह दूं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो ये वाला डीएनए N14 है यानी नॉर्मल डीएनए है, ठीक है। अब क्या होगा? अब हमने ये जो ई कोलाई है हमारे पास, ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, इस ई कोलाई बैक्टीरिया को हमने 20 मिनट के लिए ग्रोथ करवाई, 20 मिनट के लिए इसको ग्रोथ करवाएंगे। किस पर?
इसको ग्रोथ करवाई हमने एक मीडियम NH4Cl मीडियम पर। NH4Cl मीडियम जो है इसका ग्रोथ मीडियम है बेटा, यानी ये इसको यूज करेगा अपनी ग्रोथ करने के लिए। देखो इसको यूज करेगा ग्रोथ करने के लिए। और इसमें ये जो NH4Cl इसमें N जो है ना ये 15 वाला हैवी आइसोटोप है बेटा, समझना ध्यान से। ये ई कोलाई इसको मैंने 20 मिनट के लिए ग्रोथ करवाया, तो ग्रोथ करेगा तो भाई साहब कुछ खाने के लिए तो चाहिएगा ना, उसको न्यूट्रिशन मीडियम चाहिएगा खाने के लिए। तो न्यूट्रेटिव मीडियम खाने के लिए कौन सा मीडियम है? NH4Cl जिसमें नाइट्रोजन N15 वाला है। तो ये जब 20 मिनट ग्रोथ करेगा तो इस NH4Cl को खाएगा यानी कंज्यूम करेगा, और जब इसको कंज्यूम करेगा तो N15 इस ई कोलाई की बॉडी में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा सर। जब जाएगा तो क्या होगा? N15 इसकी बॉडी में पहुंच गया, ठीक है। और 20 मिनट के बाद में ये ई कोलाई क्या हो जाएगा? डिवाइड। और जैसे ही ई कोलाई डिवाइड होगा, डिवाइड होते ही ये ई कोलाई कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा? 2 ई कोलाई बन जाएंगे। क्या बताओ इससे? हाँ सर, 2 ई कोलाई बन जाएंगे इस एक से। अब एक ई कोलाई से 2 ई कोलाई बन गए, मतलब डीएनए भी 2 बन गए। अब डीएनए 2 कैसे बने? तो 2 डीएनए ऐसे बने कि ये जो डीएनए था ना, इसमें से एक स्ट्रैंड N14 वाला तो आ गया इसके पास, एक N14 आ गया बेटा इसके पास, दोनों के पास एक एक आ गए। सर ये एक एक कहां से आए? ये जो है ना पुराने वाला, इसमें से एक स्ट्रैंड इसके पास आ गया, एक स्ट्रैंड इसके पास, N14 वाला। लेकिन अब एक एक स्ट्रैंड नया भी तो बनाना पड़ेगा, नया बनाना पड़ेगा। तो नया बनाओ, तो नया स्ट्रैंड इसके सामने बन गया, ये लो। अब इस नए वाले स्ट्रैंड में नाइट्रोजन कौन से आए? इस नए वाले स्ट्रैंड में नाइट्रोजन कौन से आएंगे? जो इस ई कोलाई की बॉडी में नाइट्रोजन होगा। और ई कोलाई की बॉडी में नाइट्रोजन कौन सा? N15 वाला, क्योंकि इसी को तो काम ले रहा था, ये खा रहा था ना इसको। तो इसका मतलब इस नए वाले में कौन सा आ गया? N15 आ गया, ये लो जी, N15 आ गया। बताओ समझ में आई कि नहीं आई कहानी? इस टाइप से इसने एक्सपेरिमेंट किया और उसको प्रूफ किया कि इस टाइप से ये यहां पर जो है सेमी कंजर्वेटिव मेथड से रेप्लिकेशन होता रहता है। आई होप कि आपको ये कहानी तो समझ में आ गई होगी। मैंने एक बार बेसिक चीज आपको बताई है। क्लियर है सबको परफेक्टली? ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगर ये चीज आपको क्लियर हो गई है ना बेटा, तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो ये एक्सपेरिमेंट है आपका मिचेल्सन और स्टॉल का, जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। और उसने आपको क्या कहा? उसने आपको कहा कि एट स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, ये है स्टार्टिंग पॉइंट। और स्टार्टिंग पॉइंट में बेटा जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, स्टार्टिंग पॉइंट में शुरुआत में आपके पास में जो डीएनए दिया गया है उसमें दोनों N15 है। अब आप कह दोगे सर ई कोलाई में, नॉर्मल ई कोलाई में तो N14 होते हैं। बात तो ठीक है, नॉर्मल ई कोलाई में N14 होते हैं, लेकिन मिचेल्सन और स्टॉल ने उस डीएनए को एक्सपेरिमेंट करके पहले से ही N15 में बदल रखा है। अगर आपको नॉर्मल ई कोलाई कहेगा ना, ध्यान रखना, नॉर्मल ई कोलाई कहेगा तो आप N14 ही लेके चलेंगे शुरुआत से। ये मैंने N15 क्यों लिखा? क्योंकि एनसीईआरटी के डायग्राम में यही दे रखा है। बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मेरी बात समझ पाए आप? अगर नॉर्मल ई कोलाई लेंगे हम एक्सपेरिमेंट में तो शुरुआत कहां से होगी? N14 से होगी, ठीक है। तो सर आपने N15 क्यों लिए? वो इसलिए लिए क्योंकि मिचेल्सन ने उस डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को N15 में कन्वर्ट कर लिया था पहले ही, तो इसलिए N15। तो शुरुआत में हमारे पास N15 का क्या है? यहां पर डीएनए प्रेजेंट है, दोनों स्ट्रैंड N15 सफेद वाले, ठीक है। अब हमने क्या किया? इस वाले ई कोलाई को 20 मिनट के लिए ग्रोथ करवाया। देखो 20 मिनट के ग्रोथ करवाया किस पे? NH4Cl14 वाले पे। तो होगा क्या? 20 मिनट के बाद में ये डिवाइड हो जाएगा। जैसे डिवाइड होगा तो इसके दोनों सफेद वाले अलग अलग हो गए। देखो ये सफेद वाला एक आ गया, ये सफेद वाला दूसरा। तो N15 वाले तो अलग हो गए, और एक एक स्ट्रैंड नया भी तो बनेगा। एक एक स्ट्रैंड नया जो बनेगा वो N14 को यूज करेगा क्या? देखो हाँ सर, और N14 को यूज करेगा, इसलिए ये हरे रंग वाला, ये हरा रंग किसने डाला? ये भाई साहब NH4Cl14 ने डाला। तो NH4Cl14 की वजह से एक नया स्ट्रैंड बना, वो N14 वाला, इसमें भी नया बना, वो N14 वाला बन गया।
तो इस डीएनए को क्या कहूंगा मैं? इस डीएनए को कहूंगा हाइब्रिड डीएनए। क्या बोलूंगा? हाइब्रिड डीएनए। क्यों सर हाइब्रिड डीएनए क्यों? क्योंकि बेटा इसमें एक स्ट्रैंड जो है ना वो तो N14 का है, एक है N15 का, इसलिए हाइब्रिड डीएनए। तो सर इसको क्या कहोगे? इसको कहेंगे हैवी डीएनए। हैवी क्यों सर? क्योंकि इसमें दोनों स्ट्रैंड N15 वाले हैं, और आपको पता है N15 जो होता है वो हैवी आइसोटोप होता है। N15 हैवी आइसोटोप होता है, इसलिए इसके दोनों स्ट्रैंड N15 के होने की वजह से ये हैवी डीएनए बन गया। यहां दोनों हाइब्रिड बन गए। बात क्लियर है? अब हमने क्या किया, इन्हीं दोनों ई कोलाई को यानी इन दोनों डीएनए को फिर से 20 मिनट के लिए ग्रोथ करवा दिया, फिर से 20 मिनट। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर एनसीईआरटी में तो 40 मिनट लिखा है। एनसीईआरटी ने क्या किया, 20 तो ये वाले और 20 ये वाले जोड़ के 40 लिख दिया यहां पर एक साथ। बात समझ रहे हैं? 20 तो ये है ही 20 मिनट और 20 मिनट ये वाले हो गए तो टोटल 40 हो गए ना, वो 40 लिख दिए। मैंने क्या किया, ये 20 मिनट है, ये भी 20 मिनट है, मैंने अलग अलग लिखा है, बस इतना सा है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो अब ये 20 मिनट के लिए ग्रोथ करेंगे। तो 20 मिनट बाद में क्या होगा बेटा? 20 मिनट के बाद में क्या होगा, ये वाला ई कोलाई भी डिवाइड होगा, ये वाला ई कोलाई भी डिवाइड। तो 2 ई कोलाई है, इनसे कितने बन जाएंगे बताओ? 4 ई कोलाई बनेंगे। ठीक है, तो इसमें जो डीएनए था उसके दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे, इसमें जो था उसके दोनों स्ट्रैंड अलग। कैसे हुए देखो, तो आप देख रहे हैं यहां पर ये वाला जो डीएनए देखो, ये वाला, इसमें एक सफेद है एक हरा है। तो इसमें हुआ क्या, ये सफेद वाला देखो यहां आ गया और ये वाला हरा जो है वो यहां आ गया। ठीक, इसमें भी एक सफेद एक हरा है, तो एक सफेद यहां आ गया, एक हरा यहां आ गया। तो मतलब 4 स्ट्रैंड अलग अलग हो गए ना चारों ये। ठीक है, और चारों के सामने 4 नए भी तो बनाने। 4 नए कैसे बनेंगे? 4 नए कैसे बनेंगे? वो NH4Cl14 वाला ही है, यहां पर 14 वाला है, मतलब क्या करना है, 4 नए स्ट्रैंड 14 वाले बना दो। देखो, तो 4 नए 14 वाले बना दिया आपने। तो इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि ये 2 डीएनए तो बन गए हाइब्रिड। बने या नहीं बने बताओ? तो ये दोनों तो हो गए हाइब्रिड डीएनए। और ये दोनों देखो, इसमें N14 है, इसमें भी N14 यानी नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब है ये हो जाएगा लाइट डीएनए, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम होगा ना, इसलिए। अब सर ये पता कैसे चला कि ये भारी वाला डीएनए यानी हैवी डीएनए है या लाइट डीएनए? तो हमने क्या करवाया था इसका, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी बेस्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है बताया था मैंने कल या लास्ट क्लास में, आपको याद हो तो। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है कि जब टेस्ट ट्यूब में हम उसको रोटेट करते हैं तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो तो नीचे आ जाता है, जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर। क्लियर है? तो यहां सीजियम क्लोराइड डेंसिटी बेस्ड सेंट्रीफ्यूगेशन जब करेंगे तो होगा क्या बच्चों, होगा ये कि ये वाला जो डीएनए है ये हैवी डीएनए, देखो ये डीएनए हैवी वाला, हैवी मतलब डेंसिटी ज्यादा, और डेंसिटी ज्यादा मतलब है ये कहां आएगा बताओ? ये आ जाएगा आपका इस जगह पर, ये लीजिए यहां आ गया। फिर इसमें देखो, इसमें क्या है डीएनए, इस वाले डीएनए में यहां हाइब्रिड है, यहां पर भी हाइब्रिड है, दोनों हाइब्रिड है। हाइब्रिड है मतलब है इसका वजन, इसकी डेंसिटी हेवी वाले से तो होगी कम और लाइट वाले से होगी ज्यादा। इसका मतलब ये जो है ये कहां आ जाएगा, ये आ जाएगा थोड़ा सा ऊपर। ठीक, और यहां देखोगे तो क्या, यहां हाइब्रिड डीएनए भी है और लाइट वाला भी है। तो हाइब्रिड वाला तो इसी के बराबर आएगा बेटा, यहां पर ये तो हाइब्रिड हो गया, और लाइट वाला होगा वो सबसे ऊपर आ जाएगा, ये लो जी। तो इस टाइप से आपकी क्या बन जाएंगे, इसमें अपने को पता चल जाता है ये लो, समझ गए कहानी? ये इस टाइप से, तो इससे अपने को पता चला कि लाइट वेट डीएनए भी, और तो यहां पर ये हो गया हैवी डीएनए। समझ में आई कि नहीं आई कहानी बताओ? ये हैवी डीएनए है, ये इसको बोलेंगे हम हाइब्रिड डीएनए। वो हैवी डीएनए था, ये हाइब्रिड डीएनए है। ये वाला तो ये भी हाइब्रिड ही है, और इससे ऊपर वाला जो होगा उसको क्या कहा जाएगा, इससे ऊपर वाला ये लाइट डीएनए हो जाता है। ये लो जी, ये लाइट डीएनए आ गया। तो इस एक्सपेरिमेंट से 100% प्रूव हो गया था कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड से ही होगा। आई होप कि आपको यह चीज क्लियर हो गई है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर इसमें कंफ्यूजन नहीं है तो फिर मैं आपको स्टार्ट करता हूं, अब इसका एक न्यूमेरिकल करवाता हूं, क्योंकि बेटा इसमें न्यूमेरिकल आने के पूरे चांस रहते हैं।
इस वाले टॉपिक के न्यूमेरिकल आने के चांस पूरे पूरे हैं। तो इसका जब न्यूमेरिकल करेंगे हम, तो न्यूमेरिकल देखिए ये वाला है, ध्यान से सुनना और ध्यान से पढ़ना। क्या लिखा? इफ ए हाइब्रिड डीएनए इज अलाउड टू रेप्लिकेट फॉर 1 जनरेशन, यानी शुरुआत में जो आपके पास में डीएनए है वो कैसा है? वो डीएनए है आपके पास हाइब्रिड। और हाइब्रिड का मतलब हम जानते हैं, एक तो हो गया N15 का और एक हो जाएगा आपके N14। बताओ जी ये हाइब्रिड हुआ कि नहीं हुआ? बताओ, ये तो समझते हो ना हाइब्रिड मतलब एक N14 एक N15, ये है शुरुआत में। तो हाइब्रिड डीएनए इज अलाउड टू रेप्लिकेट फॉर 1 जनरेशन, एक जनरेशन के लिए, एक जनरेशन के लिए ये अलाउ किया गया। किस पे? मीडियम कंटेनिंग N14। N14 यानी पहली जनरेशन जो है, पहली जनरेशन यानी फर्स्ट जनरेशन, ये किस पर ग्रोथ करेगी बेटा जी? ये ग्रोथ करेगी N14 वाले पर। तो NH4Cl 14 वाले पे ग्रोथ करेगी। और 14 पे जब ग्रोथ करेगी तो होगा क्या बताओ? तो होगा क्या? सबसे पहले तो ये 15 और 14 वाले अलग अलग होंगे ना। तो देखो ये 14 का N14 का अलग हो गया इससे, और ये N15 अलग हो गया। ये लो, ये N14 अलग और N15 अलग, दोनों अलग अलग है। अब अपने को एक एक स्ट्रैंड नया बनाना है। अब नया स्ट्रैंड जो बनेगा वो किसको यूटिलाइज करके बनेगा? जिस मीडियम पे ग्रोथ करता है उसको। और मीडियम कौन सा? NH4Cl 14 वाला है। 14 वाला है मतलब है ये इसके सामने स्ट्रैंड बनेगा वो भी 14 का बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? तो ये N14 और इसके सामने स्ट्रैंड बनेगा वो भी N14 वाला। तो ये बताओ ये दोनों क्या, ये तो क्या बन गया? ये तो बन गया लाइट डीएनए, ये तो लाइट डीएनए हो गया। और ये कौन सा बन गया यहां पर? ये बन गया बेटा हाइब्रिड डीएनए। बताओ जी समझ में आया या नहीं आया? अरे ये कहानी समझ में आई क्या? कैसे हुआ? शुरुआत में हाइब्रिड दे रखा था इसलिए हाइब्रिड बनाया, एक जनरेशन के लिए वो ग्रोथ करा तो एक जनरेशन। किस पे ग्रोथ करेगा? N14 पे, तो N14, उससे ये 2 बन गए। ठीक है, अब आगे क्या लिखा? एंड सेकंड जनरेशन इन मीडियम कंटेनिंग N15। अब सेकंड जनरेशन जो है वो किस पे ग्रोथ करेगी? तो ये लीजिए सेकंड जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन है। और सेकंड जनरेशन ग्रोथ किस पर कर रही है? N15 पर ग्रोथ कर रही है। N15 पर ये ग्रोथ करेगी। सेकंड वाली जनरेशन N15 पर ग्रोथ कर रही है। तो बताओ सेकंड जनरेशन जैसे ही आएगी तो ये भी डिवाइड, ये भी डिवाइड। तो पहले तो इनको अलग अलग कर लेंगे अपन। तो देखो इसको मैं अलग करूंगा तो इसमें ये वाला N14 ये वाला N14 यानी 2 तो N14 आ जाएंगे। ये लो जी, ये N14 हो गया, ये N14 हो गया। इसके दोनों स्टैंड अलग हैं, इसके भी दोनों अलग होंगे। तो एक N14 का एक N15 का। तो ये लो N14 हो गया एक, और एक हो जाएगा N15। ये तो अलग अलग हो गए ना, ये चारों स्टैंड, ये चारों स्टैंड अलग अलग कर दिए मैंने। 3 तो 2 और एक 3 तो N14 के, एक N15 का, अलग अलग हो गए। अब क्या कहा? नए स्ट्रैंड जो बनेंगे वो किससे बनेंगे? मीडियम से, ग्रोथ मीडियम। और ग्रोथ मीडियम कौन सा है? N15 वाला है। यहां पर 15 वाला है मतलब इसके सामने कौन सा आ जाएगा? N15। ये लो जी, इसके सामने भी N15 आ गया, इसके सामने भी N15 आ गया, और इसके सामने यहां पर भी N15 आ जाएगा। तो अब मुझे आप बताइए कि इसमें कितने तो लाइट, यानी लास्ट के अंदर, यहां लास्ट में कितने लाइट वेट हैं, कितने हाइब्रिड हैं और कितने हैवी वाले हैं? तो बताओ इसमें लाइट वेट डीएनए कितने हैं? बताओ। लाइट डीएनए का मतलब होता है जिसमें दोनों N14 हो। तो दोनों N14 वाला दिख रहा है क्या कोई? नहीं, यानी लाइट वेट डीएनए तो 0%। फिर हाइब्रिड वाले बताओ, हाइब्रिड डीएनए कितने होंगे इसमें? तो हाइब्रिड डीएनए देखो, ये हाइब्रिड है, ये हाइब्रिड है, ये हाइब्रिड है, यानी 75% हुए कि नहीं हुए? 4 में से 3 हाइब्रिड है ना, इसलिए 75%। और फिर हैवी डीएनए कितने होंगे? तो हैवी डीएनए का अमाउंट हो जाएगा 25%, क्योंकि 4 में से 1 डीएनए जो है वो हैवी है। ये इस टाइप के आपके इसके न्यूमेरिकल्स रहते हैं। बोलिए समझ में आया या नहीं आया ये बताइए। कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कैसे क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल जो आएंगे वो कैसे सॉल्व करने हैं? बस ध्यान ये रखना है
कितनी जनरेशन के लिए दिया गया है। दूसरा ध्यान ये रखना है कि मीडियम कौन सा दिया गया है, कौन सी जनरेशन में। और तीसरा ध्यान रखना शुरुआत कैसी है, क्योंकि शुरुआत अगर आप गलत लेके चलोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर नॉर्मल कहता नॉर्मल इकोलाई तो दोनों N14 लेके चलते आप शुरुआत से, लेकिन अगले ने क्लियर लिखा हाइब्रिड डीएनए, इसका मतलब शुरुआत में हाइब्रिड आएगा। तो शुरुआत वाला डीएनए कैसा है, कितनी जनरेशन के लिए है और कैसे मीडियम पे ग्रोथ कर रहा है, बस ये थोड़ा ध्यान रख लोगे, इस टाइप से आपके न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आई होप कि आपको अब इस टाइप के न्यूमेरिकल में दिक्कत आएगी नहीं। बोलो बताओ जल्दी से। ठीक है, कहानी परफेक्ट है, तो चलो आगे बताओ। डन। चलिए, तो ये हुआ आपका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, मिचेल्सन और स्टॉल का एक्सपेरिमेंट। और ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़ना, ठीक है। अब चलिए, जब ये कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है कि जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस है उसमें एंजाइम्स कौन कौन से यूज होते हैं, कौन कौन से एंजाइम्स को हम यूज करेंगे, कौन कौन से प्रोटीन जो है वो रेप्लिकेशन प्रोसेस में काम आती है। तो अगर आपने रेप्लिकेशन में एंजाइम्स को अच्छे से पढ़ लिया, रेप्लिकेशन में अगर आपने एंजाइम्स को अच्छे से पढ़ लिया है तो फिर आगे प्रोसेस में कुछ ज्यादा बचता नहीं है। क्यों? क्योंकि सारी चीजें तो आप एंजाइम में पढ़ लोगे, सारे कॉन्सेप्ट आप एंजाइम में पढ़ लोगे, तो एंजाइम को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आगे दिक्कत नहीं आने वाली है। और एंजाइम में भी सबसे महत्वपूर्ण जो एंजाइम होता है रेप्लिकेशन में वो होता है डीएनए पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम आएगा? डीएनए पॉलीमरेज। और डीएनए पॉलीमरेज जो है इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है कि भाई ये एंजाइम जो है वो डीएनए बनाएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? डीएनए बनाता है। आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है? आरएनए बनाता है। तो सिंपल कहानी है, डीएनए पॉलीमरेज से डीएनए बनाने का काम होगा, आरएनए पॉलीमरेज से आरएनए। लेकिन यहां पर मुद्दा यह है कि डीएनए जब डीएनए पॉलीमरेज से बनेगा तो डीएनए बनाने के लिए यूटिलाइज किसको किया जाता है? तो याद कीजिए सेंट्रल डोग्मा में क्या कहा था कि हमारी सेल में जो डीएनए पहले से प्रेजेंट है उसी डीएनए को यूज करके नया डीएनए बनाएंगे। यानी डीएनए से ही डीएनए बनाया जाएगा। क्या डीएनए से ही डीएनए बनेगा ना? इसका मतलब यहां पर डीएनए पॉलीमरेज को अगर मैं लिखूं तो यह लिख दूं क्या? डीएनए पॉलीमरेज जो है वो डीएनए फॉर्मेशन बाय यूजिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। लिख सकता हूं ये डीएनए मॉलिक्यूल को यूज करके डीएनए बनाना, वो किसका काम है? आरएनए पॉलीमरेज। यानी डीएनए से डीएनए बनाने का काम करेगा ये। ठीक है सर। अब सर इसका एक नाम और भी होता है। क्या होता है भाई? वो नाम लिखने का मेथड सीखना, आप नाम कैसे लिखा जाता है वो समझना थोड़ा। कैसे? मैंने यहां पर ये कहा कि ये है डीएनए पॉलीमरेज, यानी डीएनए बना रहा है। ध्यान से सुनना बेटा। तो डीएनए का फॉर्मेशन करेगा, इसलिए तो मैं इसको क्या कह दूंगा? इसलिए तो मैं कह दूंगा इसको डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए बना रहा है ना, इसलिए तो क्या लिख दिया मैंने? डीएनए पॉलीमरेज लिख दिया। समझना ध्यान से, रटना नहीं है। डीएनए पॉलीमरेज क्यों लिखा? क्योंकि ये डीएनए बनाएगा। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट है डीएनए का फॉर्मेशन। तो रिजल्ट जो होता है वो हमने लिख दिया कि रिजल्ट में यहां डीएनए बनता है, इसलिए डीएनए का फॉर्मेशन हुआ, इसलिए डीएनए पॉलीमरेज लिख दिया। ये बात तो क्लियर हुई। लेकिन दूसरा मुद्दा देखिए, दूसरा मुद्दा क्या है कि डीएनए बन तो गया लेकिन बनाया किससे? अरे किसको यूटिलाइज करके बनाएंगे? तो यूटिलाइज करेंगे हम डीएनए को ही, मतलब डीएनए को ही यूज करेंगे। और डीएनए को ही यूज करेंगे इसीलिए इसके जस्ट आगे क्या लिख देंगे? डीएनए डिपेंडेंट। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ये इसका पूरा नाम हो जाता है। बोलो जी, समझ में आई क्या कहानी? अब बताओ पूरा नाम क्या लिखा मैंने? पूरा नाम ये लिखा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए
पॉलीमरेज। पूरा नाम ये लिखा है, क्यों लिखा है बोलो, कुछ समझ में आया कि नहीं आया? किसी को कोई दिक्कत हो तो बोल सकता है जी। ये जो नाम मैंने यहां पर लिखा है उसमें अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो वो बता सकता है कि सर ये समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों लिखा आपने, ऐसा क्यों लिखा गया, ये समझ में नहीं आया। वापस बोलूं, इसमें डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज दो वर्ड हैं। तो ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ना, वो तो किस बेसिस पे लिखा गया कि भाई क्या बनेगा डीएनए रेप्लिकेशन में, तो डीएनए बनता है इसलिए डीएनए पॉलीमरेज। और डीएनए किससे बनता है? डीएनए बनता है डीएनए से ही, इसलिए डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज हो जाता है। ठीक है सर, ये बात तो क्लियर है। तो वहीं पर अगर आपको याद हो तो मॉडर्न सेंट्रल डोग्मा जब हमने पढ़ा था, तो मॉडर्न सेंट्रल डोग्मा में हमने एक केस लिखा था क्या, कि डीएनए फॉर्मेशन बाय यूजिंग ऑफ आरएनए। याद आ रहा है क्या? आरएनए को भी यूज करके वापस डीएनए बनाया जा सकता है, जिसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा था हमने। याद आया कि आरएनए को यूज करके डीएनए बन जाता है वायरस में, मॉडर्न सेंट्रल डोग्मा में कहा था। तो अब मुझे बताओ इसका नाम क्या होगा? तो नाम कैसे लिखेंगे? पहले तो ये देखो कि इसमें प्रोडक्ट बन क्या रहा है। प्रोडक्ट क्या बन रहा है? डीएनए फॉर्मेशन बाय यूजिंग आरएनए, यानी रिजल्ट जो है, प्रोडक्ट जो है वो तो डीएनए है। तो डीएनए बन रहा है इसलिए तो मैं क्या लिख दूं? डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए बन रहा है इसलिए तो क्या लिख दिया मैंने? डीएनए पॉलीमरेज लिख दिया। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, डीएनए पॉलीमरेज आ गया। और किसको यूटिलाइज करेगा? आरएनए को यूटिलाइज करेगा। यहां पर आरएनए को यूटिलाइज करता है इसलिए क्या लिखूंगा? आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे रटना तो नहीं पड़ेगा ना, क्यों लिख रहे हैं कारण समझ में आ रहा है। डीएनए पॉलीमरेज तो इसलिए लिखा क्योंकि प्रोडक्ट डीएनए है इसमें, और आरएनए से बनता है इसलिए आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन हम कौन सा यूज करेंगे? हम यूज करेंगे पहले वाला, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये रेप्लिकेशन में काम आता है। ठीक है सर, अब हम बात करते हैं यहां पर कि जो पॉलीमरेज होते हैं वो हम सेल के बेसिस पे बात करें तो हम पहले पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज। कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसमें जो पॉलीमरेज मिलता है वो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो बेटा प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए पॉलीमरेज होते हैं वो टोटल होते हैं 3 टाइप के। कितने टाइप के मिलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए पॉलीमरेज? 3 टाइप के मिलेंगे। कौन कौन से 3 टाइप? तो उसमें हमने लिखा यहां पर 3 टाइप्स के मिलते हैं इसमें। अब 3 टाइप्स कौन कौन से होंगे? तो उसमें लिख देंगे यहां पर, देखिए डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, एक तो ये हो गया। दूसरा तो वो हो जाएगा आपके डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, और एक हो जाता है लास्ट जिसको कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ये लीजिए टोटल 3 टाइप के डीएनए पॉलीमरेज किसमें है? प्रोकैरियोटिक सेल में है। ठीक है सर, अब ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले जो डीएनए पॉलीमरेज हैं इनमें एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला तो पॉइंट जो होगा वो ये कि ये जो डीएनए पॉलीमरेज होता है फर्स्ट वाला, इसी को एक नाम दिया जाता है, इसको कहते हैं कोरेनबर्ग एंजाइम भी इसको कहा जाता है। वैसे बहुत सारी जगह लिखा होता है लेकिन कुछ जगह ये भी लिखा होता है कि इसको ऐसा कुछ कहा नहीं जाता है। लेकिन आप तो ध्यान रख लो, अगर मान लो बाय द वे कभी पूछ लिया जाए कि कोरेनबर्ग एंजाइम कौन सा है तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को कहा जाता है। वैसे हायर स्टडीज की जब बात की जाती है तो उसमें मना भी किया जाता है कि ऐसा कोई नाम है नहीं, ये तो हमने जबरदस्ती लिखना चालू कर दिया है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि कोरेनबर्ग के बारे में अगर कभी पूछा गया तो हम डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को ही करके आएंगे। क्लियर? फिर आता है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है इसको कहते हैं ट्रू पॉलीमरेज। क्या बोला जाएगा इसको? ट्रू पॉलीमरेज कहा जाता है। ट्रू पॉलीमरेज का मतलब है कि एक्चुअली में सेल जो यूज करते हैं ना वो इसी को सबसे ज्यादा यूज करती है। डीएनए बनाने में सेल सबसे ज्यादा जो यूज करती है वो पॉलीमरेज थर्ड को करती है। क्यों करती है वो कारण अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है,
ये बात क्लियर हुई। अब इसमें पहला पॉइंट क्या, पॉलीमरेज एक्टिविटी। पॉलीमरेज एक्टिविटी मतलब, पॉलीमरेज एक्टिविटी का मतलब होता है डीएनए बनाने की प्रोसेस, डीएनए बनाने की एक्टिविटी, ये होती है पॉलीमरेज एक्टिविटी। अब डीएनए बनाएगा तो भाई साहब डीएनए कौन सी डायरेक्शन में बनता है? सर डायरेक्शन का मतलब नहीं समझ में आ रहा भाई। डीएनए जो है हमारे पास, जैसे ये है, तो आपको पता है डीएनए का एक स्ट्रैंड होता है 5 से 3, ये हो जाएगा 3 से 5। तो डीएनए जो है ना उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है बेटा। ये जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ना ये पूरे चैप्टर में काम आएगा। फॉर्मेशन जो है, न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन, नया स्ट्रैंड कभी भी बने, नया स्ट्रैंड कभी भी बने, चाहे वो डीएनए का नया स्ट्रैंड बन रहा हो और चाहे वो आरएनए का नया स्ट्रैंड बन रहा हो, किसी का भी अगर नया स्ट्रैंड बनता है तो वो हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन में ही बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चाहे किसी भी प्रकार का डीएनए बने, चाहे किसी भी प्रकार का आरएनए बने, चाहे किसी भी प्रकार का डीएनए बने, चाहे किसी भी प्रकार का आरएनए बने, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग तो, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग तो, मैं बहुत हायर स्टडीज की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग तो किसी भी प्रकार का डीएनए बनाए, किसी भी प्रकार का आरएनए बने, हमेशा नया स्ट्रैंड जो बनता है ना, जो नया बनाया जा रहा है, नया स्ट्रैंड हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में ही बनेगा। ये आपको बिल्कुल क्लियर कट, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल क्लियर कट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। अब कोई पूछ ले सर क्यों, क्यों सर ऐसा ही क्यों, तो उसका कारण ये है ऐसा क्यों, तो हम कहेंगे कि इसका जो 3 नंबर कार्बन जो होता है ना शुगर का, शुगर याद आ रही है, ये वाली शुगर मैंने कहा था बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये, तो 3 नंबर कार्बन जो होता है इस पे OH ग्रुप फ्री होता है बेटा, इसीलिए नया वाला न्यूक्लियोटाइड आके जुड़ जाता है इस पे, याद कीजिए। तो नया न्यूक्लियोटाइड आके 3 नंबर पे जुड़ा, इसलिए इधर की तरफ ही तो चेन बढ़ी नीचे की तरफ, इसलिए हम क्या लिखते हैं कि 5 to 3 ही क्यों होगा, क्योंकि 3 नंबर कार्बन पर फ्री OH ग्रुप होता है, इस पे फ्री OH ग्रुप पे 3 नंबर कार्बन पर प्रेजेंट होता है, इसीलिए हमेशा डायरेक्शन जो होगी वो 5 to 3 डायरेक्शन में ही बनेगा नया डीएनए स्ट्रैंड। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा क्यों बनता है, क्योंकि 3 नंबर कार्बन पर फ्री OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो चलिए आ जाइए लोड करके। तो हमने यहां पर कहा कि इसकी पॉलीमरेज एक्टिविटी क्या होगी, तो भाई साहब डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, ये भी 5 to 3 डायरेक्शन में ही बनाएगा, ये जो है ये भी 5 to 3 डायरेक्शन में ही बनाएगा, डायरेक्शन तो सेम ही रहनी है किसी में भी आ जाए, और ये भी 5 to 3 डायरेक्शन में ही बनाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में नया डीएनए बनाया जाएगा, तीनों एंजाइम इसी डायरेक्शन में बनाएंगे। फिर आता है प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, इसको प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी कह देते हैं, इसको एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी भी कह देते हैं, इसको एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी भी बोला जाता है, बात एक ही है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी या एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी। पहले इसका मतलब समझो होता क्या है। एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी या प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि जो आपने डीएनए बनाया है, जो डीएनए आपने बनाया है वो डीएनए सही बना है या गलत बना, ये चेक तो करना पड़ेगा ना। जैसे आपने मान लो ये एक स्ट्रैंड है, ये एक स्ट्रैंड है, ठीक, अब आपने नया डीएनए जो बनाया वो इधर से देखो ये 5 to 3 ये नया बना दिया आपने, और इधर ये 5 to 3 आपने ये नया बना दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नया स्ट्रैंड बन गए। तो आपने डायरेक्शन 5 to 3 तो बना तो दिया, लेकिन वो स्ट्रैंड सही बना या गलत बना ये चेक तो करना पड़ेगा, प्रूफ रीड तो करना पड़ेगा ना। तो प्रूफ रीड कौन सी डायरेक्शन में होता है, तो प्रूफ रीड होता है जस्ट अपोजिट, जिधर से बनता है उसके जस्ट अपोजिट चेक किया जाता है। तो देखो इधर से बनना शुरू हुआ, यहां तक पहुंचा, बना दिया, अब वापस लौटता हुआ इसको चेक करेगा। याद करने के लिए बता रहा हूं, लौटता हुआ कोई ऐसा नहीं कि वापस लौटता हुआ चेक करेगा, लेकिन प्रूफ रीडिंग की जो डायरेक्शन होती है वो 3 to 5 जस्ट अपोजिट होती है। तो यहां पर क्या आ जाएगा भाई, प्रूफ रीडिंग या एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी क्या आएगी, 3' to 5' जस्ट अपोजिट, ये भी 3' to 5' और ये भी 3' to 5' अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। बस एक एक्स्ट्रा में क्या ध्यान रखना है कि डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है ना, ये 3 से 5 भी चेक करता है और 5 से 3 भी चेक कर सकता है, इसमें दोनों एबिलिटी है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, प्रूफ रीड जो होगा वो 3 से 5 तो होगा ही होगा सब में,
और फर्स्ट वाला 5 से 3 भी कर सकता है। ये आपके प्रूफ रीडिंग एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी की बात होगी। ठीक, फिर आता है स्पीड, यानी 1 मिनट में या 1 सेकंड में कितने न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेगा। भाई डीएनए बनेगा तो न्यूक्लियोटाइड ही जोड़ेंगे ना, क्योंकि डीएनए का फॉर्मेशन किससे होता है, न्यूक्लियोटाइड से। तो जितने न्यूक्लियोटाइड जोड़ेगा डीएनए उतना ही बनेगा। तो भाई साहब यहां पर ये जो पहला है, ये जो पहला वाला है फर्स्ट वाला, ये 1000 न्यूक्लियोटाइड पर मिनट की स्पीड से जोड़ता है। सोचो 1 मिनट में 1000 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ देता है ये स्पीड है फर्स्ट वाले की। सेकंड वाले की स्पीड कितनी है, ये 50 न्यूक्लियोटाइड ही जोड़ेगा बेटा 1 मिनट में। यानी बहुत ही आलसी है यार, ये तो बहुत आलसी है, बहुत कम जोड़ता है, जोड़ देता है लेकिन कम जोड़ता है। 50 न्यूक्लियोटाइड 1 मिनट में जोड़ता है, ये 1000 न्यूक्लियोटाइड 1 मिनट में जोड़ता है। वही बात करोगे थर्ड वाले की, तो थर्ड वाले का भाई साहब हिसाब किताब बहुत जबरदस्त है। थर्ड वाला क्या करेगा, थर्ड वाला देखिए यहां पर 2000 बेस पेयर। इंपॉर्टेंट चीज, यहां न्यूक्लियोटाइड है, यहां न्यूक्लियोटाइड है, यहां बेस पेयर है। और बेस पेयर मतलब एक बेस पेयर में 2 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो यहां कितने न्यूक्लियोटाइड हो गए, 4000 न्यूक्लियोटाइड हो गए। तो 2000 बेस पेयर पर सेकंड। ये लो, ये देखो, ये पर मिनट है, ये पर मिनट है, ये पर सेकंड है। 1 सेकंड में कितने बेस पेयर, 2000 बेस पेयर। और न्यूक्लियोटाइड जोड़ो तो 4000 न्यूक्लियोटाइड 1 सेकंड में जोड़ता है। ये 1000 न्यूक्लियोटाइड 1 मिनट में जोड़ता है, ये 50 न्यूक्लियोटाइड 1 मिनट में जोड़ता है, और ये 1 सेकंड में 4000 न्यूक्लियोटाइड जोड़ लेता है। इसीलिए सेल सबसे ज्यादा स्पीड इसकी होती है। इसीलिए सेल सबसे ज्यादा यूज भी किसको करती है, पॉलीमरेज थर्ड को ही सेल सबसे ज्यादा यूज करती है। इसलिए इसको क्या कहा, ट्रू पॉलीमरेज कहा जाएगा। आई क्या कहानी समझ में, ट्रू पॉलीमरेज क्यों कह रहे हैं इसको, ये कारण है। अब आते हैं फंक्शंस, क्या क्या फंक्शन करते हैं भाई। तो भाई फंक्शन में देखो, डीएनए फॉर्मेशन तो होगा ही होगा भाई, डीएनए रेप्लिकेशन तो करेंगे ही करेंगे सबके सब। ये भी डीएनए का रेप्लिकेशन करेगा, ये भी डीएनए का रेप्लिकेशन करेगा, ये तो करना ही करना है ना, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड तो जोड़ ही सकते हैं। और ये भी डीएनए का रेप्लिकेशन करेगा, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। लेकिन फर्स्ट और सेकंड जो है ना, ये 1-2 काम और भी करते हैं। क्या, तो सुनना अब, फर्स्ट वाला जो है ये आरएनए प्राइमर को हटाता है। सर ये क्या होता है वो आगे आएगा, अभी सिर्फ नाम ध्यान रख लो, आरएनए प्राइमर रिमूव कर देता है। सर होता क्या है ये जब आगे प्रोसेस पढ़ाऊंगा ना उसमें समझ में आ जाएगा आरएनए प्राइमर क्या है। ठीक है, तो आरएनए प्राइमर को हटाने का काम इसका होता है, और ये थोड़ा बहुत डीएनए रिपेयर भी कर लेता है। ठीक है, डीएनए में अगर कहीं गड़बड़ है तो उसको रिपेयर करने का काम भी कर देता है। सेकंड वाला रेप्लिकेशन तो करेगा ही करेगा, और ये भी थोड़ा बहुत डीएनए की रिपेयरिंग कर देता है। तो डीएनए रिपेयर करने का काम इसका है। थर्ड वाला कोई इधर उधर के काम नहीं करता। थर्ड वाला एक ही चीज पे फोकस करता है हमेशा, क्या, मुझे डीएनए को रेप्लिकेशन करना है। इसीलिए देखिए इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है। क्लियर हुई क्या बात। ये प्रोकैरियोटिक का डीएनए पॉलीमरेज कंप्लीट। ये प्रोकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो इस टाइप का होता है बेटा। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ। हाँ बच्चों, क्लियर हो गई ये बात। अब डीएनए पॉलीमरेज जो प्रोकैरियोट्स में है ना, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है देखो। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पॉलीमरेज कैसा दिखाई देता है भाई ये। तो डीएनए पॉलीमरेज को अगर हम देखेंगे ना, तो डीएनए पॉलीमरेज कुछ अपने को ऐसा सा दिखाई देगा। देखना स्ट्रक्चर बना रहा हूं अभी डीएनए पॉलीमरेज की। ठीक है, इस टाइप का डीएनए पॉलीमरेज जो है वो दिखाई देने वाला है। इस टाइप से यहां पर है, फिर यहां पर क्या होगा, यहीं से एक लाइन, ओहो इसको वैसे ही बना देता हूं मैं। यहां से क्या होगा, एक लाइन यहां पर रहेगी, एक लाइन यहां पर रहेगी, इस टाइप से। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है बेटा, तो देखना ये जो है इसको कहते हैं, ये टॉ प्रोटीन होती है।
कौन सी होती है, टॉ प्रोटीन के बने होते हैं ये। और टॉ प्रोटीन जो होती है ना बहुत ज्यादा हाईली फ्लेक्सिबल होती है। हाईली फ्लेक्सिबल का मतलब है ये अपोजिट साइड में, इसको पकड़ के इधर खींच लो, इसको पकड़ के इधर खींच लो, इतना फ्लेक्सिबिलिटी होती है ये। तो ये 2 टॉ प्रोटीन इसमें लगी हुई है। और बेटा ये जो 2 टॉ प्रोटीन लगी होती है ना, इन दोनों टॉ प्रोटीन के ऊपर यहां अगर आप देखोगे इस जगह पर, तो आपको यहां पर एक तो पॉलीमरेज यहां लगा हुआ मिलेगा टॉ प्रोटीन के, और एक पॉलीमरेज जो है वो आपको यहां लगा हुआ मिलेगा इस टाइप से। ठीक है, ये 2 आपको यहां पर पॉलीमरेज जो है इसके मॉलिक्यूल लगे हुए मिलते हैं जी। ये लीजिए, ठीक है, ये पॉलीमरेज लगे हुए। क्लियर। ये जो है इसको क्या बोलूंगा मैं, इसको क्या कह दूंगा यहां पर, ये हो जाएगा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। एक डीएनए पॉलीमरेज थर्ड तो ये लगा हुआ, एक डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है वो ये लगा हुआ। यानी आप यहां पर देखेंगे तो कितने डीएनए पॉलीमरेज थर्ड लगे हुए हैं, 2 डीएनए पॉलीमरेज थर्ड लगे हुए हैं। सर 2 क्यों, क्योंकि डीएनए में भी तो 2 स्ट्रैंड होते हैं ना, तो आपको बनाने कितने पड़ेंगे, 2 स्ट्रैंड बनाने पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे बताओ। सर कैसे, ऐसे देखो ये डीएनए है, इसमें 2 स्ट्रैंड है, तो आप सब लोगों ने देखा होगा कि ऐसे करके डीएनए ओपन हो जाता है, वाई शेप में बन जाता है, रेप्लिकेशन फोर्क बनता है ना। तो अब आपको ये वाला स्ट्रैंड भी बनाना है, ये वाला स्ट्रैंड भी बनाना है, तो 2 स्ट्रैंड एक साथ बनाने, इसलिए कितने डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, 2 डीएनए पॉलीमरेज। इसलिए डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, एक तो ये वाला, एक डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, एक ये वाला। ठीक है, आया कॉन्सेप्ट क्लियर इस टाइप से। ठीक, और इनके पीछे की तरफ यहां पर जो है वो क्या होगा, तो इस जगह पर ऐसे, ठीक है, ये स्लाइडिंग क्लैंप वगैरह ऐसे बोलते हैं इनको, वो लगे होते हैं। ये अपने काम की चीज नहीं है, बस ये ध्यान रखो, ये जो आपने यहां से यहां तक का जो पूरा बनाया है ना, इस पूरे को तो हम कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम। क्या बोलेंगे इसको, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम। होलो मतलब क्या होता है, कंप्लीट। तो डीएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम कितना है, ये एक डीएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम एक है यहां पर। तो अगर अपने से पूछे, सुनो, अगर अपने से पूछे, देखो ये डीएनए ऐसे बनेगा, तो इसमें होगा क्या, इसमें ऐसा होगा कि ऐसे इस टाइप से ये लगेगा आके रेप्लिकेशन करने के लिए। तो आपसे पूछे कि एक डीएनए का जब रेप्लिकेशन करते हैं तो कितने डीएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम काम में आते हैं, तो होलो एंजाइम तो एक ही आया ना, पूरा होलो एंजाइम तो एक आएगा। और पूछे कितने डीएनए पॉलीमरेज थर्ड यूज हुए, तो पॉलीमरेज थर्ड कितने यूज हो गए, एक ये वाला, एक ये वाला, 2 यूज हो गए। बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है आपको। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, बताओ जल्दी। परफेक्ट है सबको। इस टाइप से ये प्रोकैरियोटिक का जो डीएनए पॉलीमरेज होता है उसकी स्ट्रक्चर इस टाइप से बनाई जाती है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आएगा यूकैरियोट्स में। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोटिक जो सेल है उसमें डीएनए पॉलीमरेज जो होगा वो कैसे रहेगा, किस टाइप से डीएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट है। तो हम बात करें कि यूकैरियोट्स में वैसे तो देखो, अगर हायर बात की जाए, हायर लेवल की बात की जाए, तो कहा जाता है 14-15 प्रकार के जो हैं, इसमें 14-15 टाइप के पॉलीमरेज यूकैरियोट्स में होते हैं, लेकिन सभी का फंक्शंस नहीं पता है अभी तक। ठीक है, तो हम इसमें मेनली जो पढ़ते हैं वो 4-5 टाइप ही पढ़ते हैं। कौन कौन से, एक होता है अल्फा पॉलीमरेज। ठीक है, एक अल्फा पॉलीमरेज होता है यूकैरियोट्स में, और एक होता है बीटा पॉलीमरेज। ठीक है, तो बीटा पॉलीमरेज एक टाइप ये आ गया। एक जो होता है इसको कहते हैं अपन गामा पॉलीमरेज, तो गामा पॉलीमरेज एक टाइप हो जाएगा। गामा पॉलीमरेज के बाद में तो नेक्स्ट जो होता है इसको कहते हैं डेल्टा पॉलीमरेज, एक ये हो गया डेल्टा पॉलीमरेज। और एक हम जो पढ़ते हैं वो होता है आपके एप्सिलॉन पॉलीमरेज। ठीक है, एप्सिलॉन पॉलीमरेज। ये टोटल हम 5 मेनली पढ़ते हैं, और भी होते हैं, ऐसा नहीं कि और नहीं, और भी होते हैं, लेकिन मेनली
जो पढ़े जाते हैं हमारे लेवल पर, नीट के लेवल पर, एम्स के लेवल पर, वो मेनली ये 5 ही पढ़े जाते हैं, इनसे ज्यादा नहीं पूछे जाते। ये भी आपके एक्स्ट्रा ही है एक तरह से, ठीक है। इनमें से देखिए अल्फा पॉलीमरेज क्या करता है। अल्फा पॉलीमरेज जो होगा ये रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस होती है उसको शुरू करता है, ठीक है। तो स्टार्ट डीएनए रेप्लिकेशन, यानी डीएनए के रेप्लिकेशन को शुरुआत करने का काम किसका है, अल्फा पॉलीमरेज का। ए फॉर अल्फा, और ए सबसे शुरुआत वाला ही होता है, ऐसे ध्यान रख लो। इसीलिए अल्फा पॉलीमरेज तो डीएनए रेप्लिकेशन को शुरू कर देगा, ठीक है सर। बीटा पॉलीमरेज क्या करता है बेटा, ये डीएनए को रिपेयर करने का काम करता है। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो डीएनए रिपेयरिंग कौन करेगा, बीटा पॉलीमरेज कर देगा, ठीक। गामा पॉलीमरेज, तो गामा पॉलीमरेज जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए होता है ना उसको रेप्लिकेट करता है। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन, माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए को रेप्लिकेट करने का काम गामा पॉलीमरेज का होता है बेटा, ठीक। और डेल्टा और एप्सिलॉन ये दोनों ही क्या करेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन, ये दोनों डीएनए को रेप्लिकेट करने का काम करते हैं। तो ये आपके टोटल 5 टाइप के जो पॉलीमरेज होते हैं यूकैरियोट्स में, वो पांचों टाइप मैंने यहां पर आपको कंप्लीटली बता दिए हैं। कोई बहुत ज्यादा नहीं करना है। होता क्या, देखो होता यह है कि जब यूकैरियोट्स में रेप्लिकेशन शुरुआत करनी है, यूकैरियोट्स में रेप्लिकेशन की शुरुआत करनी है, तो शुरुआत जो है वो तो अल्फा कर देता है, शुरुआत अल्फा कर देगा। फिर क्या होगा, अल्फा तो हट जाएगा और वहां पर डेल्टा और एप्सिलॉन आके जुड़ जाते हैं। शुरुआत किसने की, अल्फा ने। फिर थोड़ी देर बाद में अल्फा तो हट गया। अब अल्फा क्यों हट गया, क्योंकि अल्फा जो है ना वो शुरुआत तो कर सकता है लेकिन प्रूफ रीड नहीं कर सकता, मैंने सही बनाया या गलत बनाया ये नहीं पता चलता उसको। इसीलिए अल्फा शुरुआत करने के बाद में हट जाता है और उसके जगह डेल्टा और एप्सिलॉन आके जुड़ जाते हैं जो आगे पूरा डीएनए बना देंगे। तो अल्फा को हटा करके डेल्टा और एप्सिलॉन को जोड़ना, अल्फा को हटा करके, क्योंकि अल्फा शुरुआत में जुड़ा था, तो अल्फा को हटा के डेल्टा को और एप्सिलॉन को जोड़ने की जो प्रोसेस होती है इसको कहते हैं पॉलीमरेज स्विचिंग। क्या बोला जाता है, पॉलीमरेज स्विचिंग कहा जाता है। स्विच मतलब क्या होता है, चेंज करना, ठीक है। तो पॉलीमरेज स्विचिंग से वो चेंज हो जाता है। तो ये आपके यूकैरियोट का पॉलीमरेज जो है वो भी पूरा समाप्त, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो एंजाइम है वो यही होता है, इसमें पॉलीमरेज ही होता है। तो ये हमारा हो गया पॉलीमरेज कंप्लीट। ये प्रोकैरियोटिक का था, पहले नाम कैसे लिखे जाते हैं वो बताया, प्रोकैरियोटिक वाले डिटेल में पढ़े, फिर इसके स्ट्रक्चर देखी, फिर यूकैरियोट्स के बारे में पढ़ा। अब हम इसके बाद में जो और एंजाइम काम आते हैं बेटा वो कौन कौन से, तो वो होता है एक तो हेलिकेज। याद कीजिए हेलिकेज मैंने पीछे बताया था। हेलिकेज क्या करेगा, हेलिकेज क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है ना। तो यहां लिख दें अपन, ब्रेक डाउन हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देगा जी डीएनए में से, ठीक है। ये डीनेचुरेशन में बता चुका हूं मैं आपको, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो हेलिकेज होता है ना बेटा, इसी का एक दूसरा नाम भी होता है, इसको क्या कहते हैं, इसको डीएनए बी प्रोटीन भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। और डीएनए को देखो मैंने क्या लिखा है वैसे ही ध्यान रखना, कैपिटल में तो लिख देना पूरे को, डी कैपिटल है, एन और ए है वो स्मॉल है। अगर पूरा कैपिटल लिख दोगे तो फिर वो डीएनए न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। ये डीएनए बी प्रोटीन भी हेलिकेज को कहा जाता है, ये इसका दूसरा नाम है, ठीक। और हेलिकेज जो होगा, ये हेलिकेज जो है इसमें हम ये कहते हैं ये एटीपीएज एक्टिविटी करता है, एटीपीएज डिपेंडेंट एक्टिविटी। इसका सीधा मतलब है कि भाई साहब इसको एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, फ्री फोकट में काम नहीं करने वाला। ये एटीपीएस डिपेंडेंट एक्टिविटी होती है, मतलब एटीपी को यूज करेगा फिर ये आगे प्रोसेस को बढ़ाएगा और जब जाके हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने शुरू होते हैं, यानी एनर्जी को यूटिलाइज करने का काम करता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ठीक। और इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, हेलिकेज देखने में कैसा होता है, तो ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है बेटा, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है ये,
जैसे हमारी रिंग होती है ना, अंगूठी जो होती है, जैसे ये अंगूठी है तो ये इसी रिंग के जैसी स्ट्रक्चर होगी इसकी, इसी टाइप की रिंग। और ये भी क्या करेगा, डीएनए के जो स्ट्रैंड होता है ना उनमें भी इसी टाइप से जाता है ये। जैसे ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड है मान लो ऐसे, तो ये क्या करेगा, ये हेलिकेज है, ये हेलिकेज है, ठीक है, ये हेलिकेज दिख रहा है आपको, ये हेलिकेज, ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड है, तो ये क्या करेगा, ये यहां से हेलिकेज ऐसे जाएगा और बीच में देखो जब ये ऐसे जाएगा तो आपको पता है बीच में यहां पर जो बॉन्ड लगे हुए वो बॉन्ड टूटते जाएंगे। देखो ऐसे ऐसे, आई कहानी समझ में। तो रिंग लाइक इसकी स्ट्रक्चर होती है, बस इतना ध्यान रखना है हेलिकेज के बारे में। हेलिकेज जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में सेकंड नंबर यानी थर्ड नंबर जो आएगा वो हो जाएगा लाइगेज। और लाइगेज आपको क्या करता है बताओ? लाइगेज क्या करेगा, बताया था कल, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को वापस बना देता है, यानी ये डीएनए को क्या करेगा, बाइंड करेगा, बाइंड द डीएनए, ठीक है, बाइंडिंग ऑफ डीएनए, या कह दो फॉस्फो, पूरा लिखो तो सही, टेक्निकल लिखो तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ये वापस बनाने का काम करता है। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन कर देगा ये वापस से, और जैसे ही फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा डीएनए के दोनों मॉलिक्यूल जो है वो आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक, ओके सर। फिर एक इसमें जो आता है इसके बाद में उसको कहते हैं बेटा हम एसएसबी प्रोटीन। एसएसबी प्रोटीन, एसएसबी प्रोटीन क्या होती है? एसएसबी प्रोटीन की फुल फॉर्म होती है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है जी। ठीक है, अब इसका काम क्या है, काम क्या है ये सुनना, देखो क्या काम करती है। जैसे मान लो ये डीएनए है, सुनना ध्यान से, ये डीएनए है, ठीक। अब ये जो डीएनए है इस डीएनए पे सबसे पहले आके हेलिकेज जुड़ा, और ये हेलिकेज जो है बेटा इधर की तरफ जा रहा है और हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता जाएगा। जब हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ता जाएगा तो क्या होगा, यहां से हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया, ये हेलिकेज यहां पहुंच गया और ये इधर वाले हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा थोड़ी देर बाद में। तो मतलब हेलिकेज जो है वो तो इधर से हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता हुआ चल रहा है, इधर से हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता हुआ चल रहा है आगे की तरफ, लेकिन पीछे की तरफ अगर आप देखोगे तो आपको बताया वापस से हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए किसी एंजाइम की जरूरत नहीं होती, नॉर्मल टेम्परेचर पर वापस हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते। याद आया, रीनेचुरेशन। तो बेचारा हेलिकेज जो है वो एटीपी को यूज करके हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, और पता चला पीछे से हाइड्रोजन बॉन्ड वापस बन गए, तो डीएनए तो वापस बंद हो गया। तो हमारी सेल क्या करती है कि वापस ये डीएनए बंद नहीं हो जाए पीछे से, इसीलिए यहां क्या करेगी, यहां पर ये एसएसबी प्रोटीन जोड़ देती है एक एक स्ट्रैंड पर, सिंगल स्ट्रैंड पे। इस सिंगल स्ट्रैंड पे एसएसबी जोड़ दी, इस सिंगल स्ट्रैंड पे एसएसबी जोड़ दी। अब ये दोनों वापस नहीं जुड़ेंगे, ये दोनों स्ट्रैंड वापस नहीं जुड़ेंगे अब, यानी खुले ही रहेंगे। अब ये काम होता है एसएसबी का, ठीक है। तो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, तो यहां लिख दें अपन कि ये क्या करने वाला है, ये प्रिवेंट द बाइंडिंग ऑफ सिंगल स्ट्रैंड, प्रिवेंट द बाइंडिंग, प्रिवेंट द बाइंडिंग ऑफ डीएनए सिंगल स्ट्रैंड्स, ठीक है। डीएनए के जो सिंगल स्ट्रैंड्स हैं उनको आपस में जुड़ने से वापस रोक लेगा ये। एक ये हो गया एसएसबी का काम, ठीक है। फिर बेटा एक जो आता है इसमें उसको कहते हैं अपन टोपो आइसोमरेज, टोपो आइसोमेरेज, ठीक है। कई जगह इसी को गायरेज भी लिखा होता है, प्रोकैरियोट्स में इसी को गायरेज भी कह देते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं ना उन्हीं में गायरेज भी बोल देते हैं और टोपो आइसोमरेज भी कहा जाता है। सर टोपो आइसोमरेज होता क्या है, बहुत सिंपल है, देखो क्या है, आप ऐसे समझना, जैसे ये रस्सी है तो मैं ये मान लेता हूं ये जो वायर है ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड ये, एक स्ट्रैंड ये। अब नॉर्मली डीएनए कैसा होता है बेटा, नॉर्मली डीएनए ऐसे ऐसे होता है कि नहीं होता, बताओ, कोइल्ड फॉर्म में होता है ना, ऐसे, ये देखो ऐसा दिख रहा है, ये कोइल्ड फॉर्म में, ठीक है। अब हम क्या करें, ये कोइल्ड फॉर्म में है। अब मान लेते हैं कि आप इस वाले को यहां से पकड़ के ऐसे देखो, ये कोइल्ड फॉर्म में, अभी कोइल्ड फॉर्म में, ये देखना ध्यान से, ज्यादा नहीं करूंगा टूट जाएगा, है ना, माइक पे आवाज नहीं आएगी फिर। ये जो है कोइल्ड फॉर्म में, अब मैं क्या करूं, इसको
मैंने इसको यहां से पकड़ा और यहां से पकड़ के मान लो मैं इसको खोलना चालू करता हूं, यहां से बंद है अभी, ठीक है, इसको यहां से मैं खोलता हूं, देखो यहां से ऐसे खोलता हूं तो क्या होगा, ऊपर से तो खुलता जा रहा है लेकिन नीचे से देखिए कॉइलिंग बढ़ती जा रही है कि नहीं बढ़ती जा रही। नीचे जैसे जैसे खोलूंगा, ये देखो दिख रहा है आपको, जैसे जैसे खोल रहा हूं, समझ रहे हो आप, जैसे जैसे इसको मैं खोलता जा रहा हूं नीचे से कॉइलिंग बढ़ती जा रही है। तो टोपोआइसोमरेज क्या करेगा, ऊपर से तो खुल गया ही ये देखो, लेकिन नीचे से कॉइलिंग बहुत ज्यादा हो गई। अब ये कॉइलिंग जो बहुत ज्यादा होगी इसको खोलना है अपने को, तो क्या करेगा टोपोआइसोमरेज, टोपोआइसोमरेज आएगा अभी यहां पर, इस जगह पे आएगा टोपोआइसोमरेज यहां पर, यहां आके या तो दोनों स्ट्रैंड को काट देगा यहां से, अगर दोनों स्ट्रैंड को काटेगा तो क्या होगा, ये खुल जाएगा ऐसे, दोनों स्ट्रैंड को काटते समझ गए, और या फिर क्या करेगा, या फिर दोनों में से एक स्ट्रैंड को काटेगा, दोनों में से एक स्ट्रैंड को काटेगा तो भी खुल जाएगा ये। यानी ये क्या करता है, ये इसकी कॉइलिंग जो है इसको कम करने का काम करता है। टोपोआइसोमरेज का काम समझ में आया, कि जो रस्सियां आपस में उलझी हुई है ना ऐसे, उनको खोलने का काम करता है, कॉइलिंग कम करने का काम करता है। तो यहां रिड्यूस्ड कॉइलिंग ऑफ डीएनए, डीएनए की जो कॉइलिंग है उसको कम करता है। अब ये भी दो टाइप के होते हैं टोपोआइसोमरेज, फर्स्ट भी होता है टोपोआइसोमरेज सेकंड भी होता है। फर्स्ट वाला है वो एक स्ट्रैंड काटेगा तो फर्स्ट बोल देंगे, और दोनों स्ट्रैंड को काटेगा तो टोपोआइसोमरेज सेकंड कह देते हैं, बस इतना सा फर्क है, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रख लेना, टोपोआइसोमरेज कॉइलिंग को कम करता है। कैसे कम करेगा, स्ट्रैंड को काट देता है, और स्ट्रैंड को काटेगा इसका मतलब कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा बताओ, फॉस्फोडाइस्टर, और फॉस्फोडाइस्टर को तोड़ने का काम कौन करता है, न्यूक्लिएज। इसका मतलब है टोपोआइसोमरेज जो है वो भी क्या हो जाएगा, टाइप ऑफ न्यूक्लिएज एंजाइम, क्योंकि ये डीएनए के स्ट्रैंड को काटता है, और स्ट्रैंड कटता है इसका मतलब है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कटता है, और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो होता है वो न्यूक्लिएज एंजाइम काटता है। इसका मतलब है टोपोआइसोमरेज जो है वो भी न्यूक्लिएज एंजाइम का ही एक टाइप है। आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हुई, हेलिकेज, लाइगेज, एसएसबी और टोपोआइसोमरेज। इसके बाद में एक जो सबसे लास्ट आता है इसमें वो होता है बेटा, ये है 6 नंबर, ये होगा प्राइमेज। ये सुनना आप, प्राइमेज की पहले कहानी सुनो कि प्राइमेज जो होता है वो एक्चुअली में आरएनए पॉलीमरेज होता है। अब यहां पर कईयों के माथे जो है ना वो गर्म हो जाएंगे, गुरुजी हम तो पढ़ रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन। बिल्कुल पढ़ रहे हैं, मेरे को भी पता है, और सर डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ेंगे तो हम डीएनए बनाएंगे। बात तो बिल्कुल सियानी कर रहे हो यार आप, डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ रहे हैं तो डीएनए का फॉर्मेशन करेंगे, बिल्कुल करेक्ट बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर डीएनए बनाएंगे तो डीएनए बनाने वाला एंजाइम तो डीएनए पॉलीमरेज होता है, बिल्कुल ठीक बात है। तो सर आपने आरएनए पॉलीमरेज कैसे लिख दिए यहां पर, उसकी कहानी सुनो। कहानी क्या है, जैसे आपने ये डीएनए यहां पर ओपन करके तैयार रखा, ये डीएनए ओपन करके तैयार रखा, ये डीएनए जब ओपन होके तैयार हुआ तो अब यहां पर डीएनए पॉलीमरेज को बुलाया गया कि भाई डीएनए का रेप्लिकेशन चालू करो, डीएनए का रेप्लिकेशन चालू किया जाए। किसको बुलाया, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड वाले को बुलाया। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है उसकी एक कमी होती है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की एक कमी है, क्या, कि वो रेप्लिकेशन को शुरू नहीं कर सकता। कुछ बात समझ में आई? डीएनए आपको बनाना है, डीएनए आपके पास में तैयार है जिसको यूज करना है। आपने डीएनए बनाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को बुला भी लिया, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ने यहां आते ही क्या कर दिया, मना कर दिया, क्या, कि मैं डीएनए का रेप्लिकेशन शुरू नहीं कर सकता, स्टार्ट नहीं कर सकता, मैं रेप्लिकेशन को स्टार्ट नहीं कर सकता, ये मेरी कमी है। बस मुझे एक बार रेप्लिकेशन शुरू करके दे दो आप, फिर चाहे कितना ही 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, कितना ही डीएनए बनवा लो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे से, बस शुरुआत नहीं कर सकता। यह कमी किसकी है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की है। तो अब हम क्या करेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन की शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना, तो इसलिए उस डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की कमी होने की वजह से हमको क्या लाना पड़ा, हमको लाना पड़ा प्राइमेज।
क्या लाना पड़ा यहां पर? प्राइमेज, जो क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज होता है। और ये आकर के क्या करेगा बेटा? ये आकर के यहां पर थोड़ा थोड़ा स्ट्रैंड बना देगा। थोड़ा थोड़ा स्ट्रैंड बनाने मतलब है 2-4 न्यूक्लियोटाइड यहां पर जोड़ देगा, यानी प्रोसेस की शुरुआत कर दी जाएगी। तो आरएनए पॉलीमरेज जो है या प्राइमेज जो है वो आके डीएनए रेप्लिकेशन की, सुनने में बड़ा अजीब है कि बना डीएनए रहे हैं लेकिन शुरुआत आरएनए पॉलीमरेज यानी प्राइमेज कर रहा है, और वो आके जब यहां पर स्ट्रैंड को जोड़ेगा यानी 2-4 न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ेगा, तो इन न्यूक्लियोटाइड्स को तो हम कहेंगे आरएनए प्राइमर। ये जो न्यूक्लियोटाइड जोड़े गए हैं ना, इनको तो क्या बोलेंगे? आरएनए प्राइमर कहेंगे, और इस एंजाइम को बोलेंगे प्राइमेज। कहानी समझ में आई कि नहीं आई बताओ? क्या हुआ? वापस बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बच्चे उलझे हुए रहते हैं, कभी समझ में आता नहीं है ये वाला कॉन्सेप्ट। है क्या? सुनो, आपको डीएनए का रेप्लिकेशन करना है, आपके पास ये डीएनए तैयार है, इसको यूज करके और डीएनए बनाना है। ठीक है, डीएनए बनाएगा कौन? तो आपने डीएनए बनाने के लिए बुला लिया डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को। ये लो जी, आ भी गया पॉलीमरेज थर्ड। जैसे डीएनए पॉलीमरेज थर्ड यहां आया, आते ही इसने क्या कर दिया? मना कर दिया कि देखो बात ऐसी है कि मेरे में एक कमी है, और वो ये है कि मैं रेप्लिकेशन की प्रोसेस को शुरू नहीं कर सकता। बाकी आप चाहे कितना भी बनवा लो मेरे से, 2, 5, 10, 20 जितना भी किलोमीटर का बनवाओगे डीएनए बना दूंगा मैं, लेकिन प्रोसेस की शुरुआत नहीं कर पाता मैं। तो शुरुआत करने के लिए हमको बुलाना पड़ेगा किसको? आरएनए पॉलीमरेज या प्राइमेज को। तो ये आएंगे साहब, आरएनए पॉलीमरेज या प्राइमेज यहां आएगा, और वो आके प्रोसेस की शुरुआत करेगा। और प्रोसेस की शुरुआत करनी यानी डीएनए बनाना, तो वो क्या करेगा? न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेगा। तो न्यूक्लियोटाइड यहां जोड़ देगा, 2-4 न्यूक्लियोटाइड इधर, 2-4 इधर। ये जो न्यूक्लियोटाइड जोड़े, इसको तो बोल दिया आरएनए प्राइमर। क्या बोल देंगे इसको? तो आरएनए प्राइमर। और ये एंजाइम क्या हो जाएगा? प्राइमेज। तो आरएनए प्राइमर है क्या एक्चुअली में? आरएनए प्राइमर न्यूक्लियोटाइड ही तो होते हैं जो आरएनए पॉलीमरेज ने जोड़े हैं। यहां पर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ? तो प्राइमेज जो है ये क्या करेगा? प्राइमेज जो है ये ऐड आरएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर को ऐड करता है। और आरएनए प्राइमर जो है वो क्या होता है? आरएनए प्राइमर इज द शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड की शॉर्ट सीक्वेंस होती है, छोटी सीक्वेंस होती है। जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनके छोटी छोटी सीक्वेंस जो होती है उसको कहते हैं अपन आरएनए प्राइमर, और उसको जोड़ने वाला एंजाइम होता है प्राइमेज, जो होता है आरएनए पॉलीमरेज। क्यों आया, कैसे आया, कब आया, वो कहानी आपको समझ में आ गई होगी। ये आपके सारे के सारे एंजाइम्स जो हैं जो डीएनए पॉलीमरेज में यूटिलाइज होते हैं वो सारे हो गए कंप्लीट। ठीक है बेटा। अब इसके बाद में हमारी एनसीईआरटी ने एक साइंटिस्ट के बारे में और लिखा है, बस बता देता हूं, वो है टेलर। ठीक है, हमारी एनसीईआरटी ने वो लिखा हुआ है थोड़ा सा इसलिए, तो टेलर एट ऑल। ठीक है, अब टेलर एट ऑल क्या होता है? एट ऑल का मतलब वो और भी साइंटिस्ट हैं। ठीक है, उनका सबका नाम नहीं लिखते हैं अपन, उनकी जगह एट ऑल लिख देते हैं बस। तो टेलर जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने क्या बताया? ठीक है, तो इन्होंने ये कहा, पहली बार ये बताया कि क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए होता है वो भी सेमी कंजर्वेटिव मेथड से ही बनता है। क्रोमोसोमल डीएनए सेमी कंजर्वेटिव मेथड से क्या करेगा? रेप्लिकेशन करेगा, ये बता दिया बस। ठीक है, तो यहां पर डीएनए इन क्रोमोसोम ऑल्सो रेप्लिकेटेड, यहां लिख दूं डीएनए इन क्रोमोसोम, डीएनए इन क्रोमोसोम ऑल्सो रेप्लिकेटेड, कि जो क्रोमोसोम में डीएनए है ना वो भी किससे रेप्लिकेट? तो ऑल्सो रेप्लिकेटेड, ऑल्सो रेप्लिकेटेड बाय सेमी कंजर्वेटिव मेथड, सेमी कंजर्वेटिव मेथड, सेमी कंजर्वेटिव मेथड से ही उसका रेप्लिकेशन होगा। ये किसने बताया? टेलर एट ऑल ने बताया। और इन्होंने कौन से प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया बेटा? तो प्लांट का नाम जो था वो था विक्सिया फाबा। ठीक है, ये प्लांट का नाम था। तो विक्सिया फाबा जो प्लांट है इस पे एक्सपेरिमेंट किया, या इसको फाबा बीन्स भी कहा जाता है।
ठीक है, फाबा बीन्स भी इसको कह देते हैं। ये मेन जो था इसका वो ये था जी। ये समझ में आई कि आपको बात? ये बताओ पहले तो जल्दी बोलो। विक्सिया फाबा जो है इस पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था जी। परफेक्ट है यहां तक? जल्दी बताइए। इसी में एक साइंटिस्ट और लिख लेते हैं अपन, वो है क्रेन्स के बारे में। ठीक है, क्रेन्स जो साइंटिस्ट है उनके बारे में है। और क्रेन्स जो है उन्होंने क्या बताया? क्रेन्स ने ये बताया देखो कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, या प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है, उनके अंदर डीएनए जो होता है वो सर्कुलर होता है, ऐसे ऐसे सर्कुलर डीएनए होता है। जब इसका रेप्लिकेशन होगा तो नया स्ट्रैंड जो बनता है ना वो ऐसा कुछ दिखता है। सर्कुलर डीएनए है तो उसमें जब नया स्ट्रैंड बनेगा और माइक्रोस्कोप में आप जब देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे थीटा बना हुआ। देखो ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? थीटा जैसा। इसीलिए यह कहा जाता है, क्रेन्स जो है उन्होंने जो बताया था उसको कहा जाता है थीटा मॉडल। थीटा मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन के थीटा मॉडल के बारे में इन्होंने बता दिया था। और किसमें होता है ये? जिसमें सर्कुलर डीएनए है ना, उनके अंदर होता है। और उन्होंने इसमें क्या यूज किया? उन्होंने इसके अंदर एक वो किया था, आपके यूज किया था केमिकल, वो था H3 ट्राई ट्रीटेड थायमिडिन जिसको कहते हैं। ठीक है, तो ट्राई ट्रीटेड थायमिडिन उसको कहा जाएगा। ट्राई ट्रीटेड थायमिडिन जिसको अपन H3 भी लिखते हैं। ठीक है, थायमिडिन, ट्राई ट्रीटेड थायमिडिन H3 इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज्ड किया। बस ये थोड़ा नाम ध्यान रख लेना अगर कभी पूछ ले तो, बाकी इतना कोई वो नहीं है इंपॉर्टेंट इसमें कि आप इसको पढ़ो तो ही आएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो ये बेटा जी आपके रेप्लिकेशन के जितने एंजाइम थे और रेप्लिकेशन का जितना इंट्रोडक्शन था वो पूरा का पूरा मैंने आपको डिटेल वाइज बता दिया। कहीं पर भी ऐसा शॉर्टकट नहीं किया, पूरा डिटेल में आपको यहां पर बता दिया गया है कि कहां पर कैसे प्रोकैरियोटिक में होगा, कैसे यूकैरियोटिक में होगा, कैसे ये जो इसके न्यूमेरिकल्स किए जाएंगे। एक न्यूमेरिकल का एग्जाम्पल भी आपको करवा दिया गया है। तो ये आपके रेप्लिकेशन का जो इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन है, या रेप्लिकेशन के एक्सपेरिमेंट्स है, या रेप्लिकेशन के एंजाइम से रिलेटेड जो पोर्शन है वो हुआ हमारा पूरा समाप्त। ठीक, अब नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम करेंगे रेप्लिकेशन की प्रोसेस, कि रेप्लिकेशन कैसे होगा। और आप बिलीव कीजिए कि अगर आपको ये एंजाइम वाला पोर्शन अच्छे से समझ में आ गया, एंजाइम वाली चीजें अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है आपके, तो प्रोसेस में कहीं कोई ज्यादा दिक्कत आने वाली है नहीं। क्योंकि प्रोसेस में कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, प्रोसेस बहुत सिंपल है। बस आपको करना क्या है, ये जितने भी एंजाइम है ना उनको एक सीक्वेंस में फॉलो करना है कि भाई ये सीक्वेंस है, उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग एंजाइम आते रहेंगे और डीएनए बनता रहेगा। बस इतना सा है। तो बहुत ईजी है, इसको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से इसके क्वेश्चंस करें, अच्छे से एनसीईआरटी को एक बार पढ़ें, आप एनसीईआरटी की लैंग्वेज पढ़ें। और अगर कोई डाउट रहता है तो आप जरूर उसको मेरे साथ डिस्कस करें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में डीएनए रेप्लिकेशन की पूरी प्रोसेस के साथ। तब तक के लिए बच्चों आप लोगों से लेता हूं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। और ऐसे ही आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने देश और पेरेंट्स का नाम आप रोशन करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।